नमस्कार। नमस्कार। और पद्मेश 24/7 में आज हमारे बीच में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र और ख़ासकर लालबर्रा जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के काफ़ी मशहूर व्यक्तित्व और राजनीति में और सामाजिक क्षेत्र में अपनी एक शख्सियत के रूप में अपनी पहचान बनाए, जिन्होंने मेरे साथ भाई डुलेन ठाकरे, जिन्हें प्यार से लोग मुन्ना भैया भी बोलते हैं, आज मेरे बीच हैं। मैं उनसे आज राजनीतिक चर्चा करने के लिए उनके पास उनके समक्ष आया हूं। और आज उनसे मैं राजनीति के विषय में काफ़ी कुछ चर्चा करके जो वर्तमान राजनीति चल रही है, खासकर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में और लालबर्रा क्षेत्र में, उस परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि आगामी जो नवंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी, चूँकि डुलेन ठाकरे जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और नेता प्रतिनिधि सब कुछ हैं, तो इनसे भी जानना चाहेंगे कि आगामी चुनाव को देखते हुए बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक माहौल कैसा चल रहा है और क्या स्थिति आगामी चुनाव में रहेगी। सर्वप्रथम आपका डुलेन भैया, आपका पद्मेश 24/7 में स्वागत है। और चूँकि अब शीघ्र ही चुनाव संभावित हैं और जहाँ तक सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आचार संहिता भी लग जाएगी और टिकटों का लेके भागा दौड़ी चल रही है बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से, चूँकि वर्तमान विधायक और मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी बालाघाट विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी में टिकट के दावेदारों की संख्या वैसे ही कम हो जाती है, क्योंकि लोगों का मानना रहता है कि चूँकि सिटिंग विधायक हैं तो उन्हीं को या उन्हीं के परिवार को टिकट जा सकती है। इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो टिकटों के लिए प्रयास सामान्यतः नहीं करते। किंतु आपके बारे में जो चर्चाएं हैं कि आप काफ़ी समय से बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट के दावेदारी करते रहे हैं, चूँकि आप ज़मीन से आपने राजनीति शुरू की है और आप अच्छे खासे मुकाम में, वर्तमान में आप जिला पंचायत बालाघाट के सदस्य हैं और सभापति भी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या जो वर्तमान अभी राजनीति में जल्द ही टिकट का डिक्लेरेशन भी होने वाला है प्रत्याशी का, तो क्या आपने चुनाव में अपनी दावेदारी इस आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रस्तुत किए, या आप गौरीशंकर बिसेन जी का जो उनकी जो दावेदारी है, और जहाँ तक सुना गया है कि पैनल जो बना है उसमें 2 ही नाम है, गौरीशंकर बिसेन जी का और उनकी बेटी मौसम बिसेन का, तो आप इसको किस रूप में देखते हैं कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से क्या प्रत्याशी बदलना चाहिए या जो वर्तमान विधायक है उसी परिवार को टिकट मिलना चाहिए? काफ़ी लंबे अंतराल से गौरीशंकर जी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने भी राजनीति में हस्तक्षेप किया और एक करीब 27 से 30 साल का अरसा हो गया कि हम लोग सपोर्ट करते आ रहे हैं। नंदकिशोर शर्मा जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, उसके बाद उनके आतंक से क्षेत्र को बचाने के लिए हमने गौरीशंकर जी का सपोर्ट और भारतीय जनता पार्टी का सहयोग लिया और क्षेत्र को आज उससे मुक्ति दिलाया। और इतने लंबे अंतराल से आज गौरीशंकर जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमने सहर्ष उनके प्रतिनिधित्व को स्वीकार भी किया है। लेकिन इस बार जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और काफ़ी दिनों से गौरीशंकर जी मंचों के माध्यम से कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का सामने आएगा, जो भी कार्यकर्ता अपनी भूमिका रखेगा और पार्टी उसको टिकट देगी, मैं उसका काम करूंगा। इस दृष्टि को देखते हुए हमने अपनी भूमिका रखा है। मैंने संगठन को अपना प्रपोजल भी दिया है। मैंने भोपाल में हमारे वीडी शर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं उनको मैंने अपना प्रपत्र दिया है, अपना पूरा बायोडेटा जो है, मैंने कब से राजनीति स्टार्ट किया उसका विवरण उनको अवगत कराया है। और इस क्षेत्र का जो संभाग का शायद
प्रभार जानकारी में आया था कि प्रहलाद भाई को भी, यहाँ जो पूर्व में सांसद थे, आज अभी केंद्र के मिनिस्टर हैं, उनको भी मैंने अपना प्रपत्र दिया है और संगठन के जो लोग हैं उन लोगों तक अपनी जानकारी दिया है जो प्रपत्र के माध्यम से उपलब्ध है। अब विषय आता है कि टिकट किसको मिलेगी। पार्टी का निर्णय है, जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमें सभी मान्य होगा। अच्छा, माना जाता है कि आप काफ़ी अरसे से या गौरीशंकर बिसेन जी के घोर विरोधी हैं या आपके घोर विरोधी गौरीशंकर बिसेन जी है, जैसा भी कह लें, तो इसका क्या कारण है कि मतलब आप दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? मैं गौरीशंकर जी का विरोधी नहीं हूँ। गौरीशंकर जी प्रतिनिधित्व करता है। मैं जनता के बीच अपनी बात, जब जनता से बात आती है मेरे तक, तो उस बात को मैं स्पष्ट तौर पर अपने नेतृत्व के पास कहने की क्षमता रखता हूँ और स्पष्ट बात अपने नेतृत्व को स्वीकार नहीं होती। जिस बात को मैं मनवाने का प्रयास करता हूँ उस बात को लेके हमारा नेतृत्व नाराज रहता है, बाकी कुछ नहीं। नेतृत्व नाराज रहता है मतलब नेतृत्व में कौन आता है? नेतृत्व में गौरीशंकर जी और कौन है। अभी तो मतलब आपका कहना है कि मैं खरा खरा बोलता हूँ तो हाँ, जो जनता की जो भावनाएं हैं, वो जो हम फील्ड में काम करते हैं और जनता की भावनाएं जो हमारे तक आती है, तो उसको मैं अपने नेतृत्व के पास रखने, यानी गौरीशंकर बिसेन जी के पास रखने का जब भी प्रयास किया है तो उन लोग इसकी अवहेलना करने का प्रयास किया। जिस बात को लेके हम लोगों की हॉट टॉकिंग हो जाया करती कई बार कि भाई इसको आपको करना पड़ेगा, बोले नहीं यार ये ऐसा नहीं होता। तो उस बीच क्या होता है, मैं जनता की बात को लेके थोड़ा सा उलझ जाता हूँ, उस बात को भाऊ अच्छा नहीं मानते। नहीं तो जैसे आप बोल रहे हैं हाँ आपने टिकट की दावेदारी दी है जी, है ना, तो आप भी ये समझते हैं कि चूंकि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र गौरी भाऊ का सिटिंग क्षेत्र है, जी, तो यदि जिसको भी टिकट मिलेगी जी, या जो, तो बिना गौरी भाऊ के सपोर्ट से जी, मिलना असंभव सा लगता है। नहीं, तो अभी क्या आपने गौरीशंकर बिसेन जी से कहा कि मैं लड़ना चाहता हूँ, भाऊ मुझे मौका दीजिए? आपने तो बोल दिया इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, भाऊ ने घोषणा की कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी, तो आपने क्या भाऊ के पास अपना पक्ष रखा है कि भाऊ आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो तो मुझे मौका दीजिए एक बार? पक्ष रखने का विषय नहीं बनता। जिस समय इस क्षेत्र में उपचुनाव हुए थे, आपको भली भांति ज्ञात भी होगा, आप काफ़ी लंबे अंतराल में इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा जिस समय उपचुनाव हुए थे, कैलाश अग्रवाल जी को टिकट दिए थे, कैलाश जोशी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय मैंने पूरा प्रयास किया था कि टिकट हमें मिलना चाहिए और हम लोगों ने करीब करीब 11 दिन तक भोपाल में रह के, सुरेश मेश्राम जी हमारे मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे और कैलाश भैया और हम दोनों ने मिलकर अपनी अपनी टिकट की दावेदारी रखा और 11 दिन तक कैलाश जोशी के चैम्बर में हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराया। लेकिन लास्ट में कैलाश अग्रवाल जी को टिकट दिए और हमने भारतीय जनता पार्टी का ही काम किया मिलके, और लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। सेकेंड बार जब गौरीशंकर जी पहली बार मिनिस्टर बने, तब भी मैंने अपनी मांग रखा था विधानसभा में। गौरीशंकर जी ने अपनी बात में कहा था कि आज यार मैं इतने लंबे अंतराल से विधायक के पद पे हूँ, आप यदि आप विधायक बन भी जाएंगे पार्टी की ओर से तो आप मिनिस्टर थोड़ी ना बनेंगे, मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा। आने वाला समय आपके लिए खुला है, आप प्रयास करें और पार्टी में काम से लगे रहें। और इसी आश्वासन को लेके हमने अभी तक काम में लगे रहे। आज 27 साल का अरसा हो गया, हमने कभी विरोध नहीं किया। जब जब टिकट की मांग आई हमने मांगा और टिकट की मांग करने के बाद जब पार्टी को ऐसा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पड़ी उससे हमने समझौता किया। लेकिन आज जब टिकट की बात आई है, उन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो उन्हें सहर्ष हम लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको बात करनी पड़ेगी ना गौरी भाऊ से कि आपको बिना बात किए कैसे आपको? नहीं, हमारे नेतृत्व को जब सारी बातें पता है तो उसे बात करने। राजनीति में बिना मांगे तो कुछ होता नहीं है। आप चूंकि आपको उनकी सीट चाहिए तो आपको तो उनसे बात करनी पड़ेगी एक बार। जी, बराबर बात करनी पड़ेगी, तो बराबर बात करनी पड़ेगी। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसा अभी बोला कि गौरी भाऊ ने बोला था कि आप लगे रहिए, आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। तो इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ था, अध्यक्ष का, जी, उसमें इस बार अच्छा खासा चांस आपको मिल सकता था, मेरा मानना है। तो क्यों नहीं आपको
उसमें आगे आने का मौका दिया गया। इस समय भी जिला पंचायत का जब चुनाव हुआ, जिस समय मुझे जिला पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला और मैं जिला पंचायत जीत कर जब गया, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ 6 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 2 निर्दलीय रूप में आए थे जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के थे, उन लोगों ने भी हमारा सहयोग किया। 8 लोग थे। इस बीच अध्यक्ष की भूमिका में हमने अपनी बात रखा था। गौरीशंकर जी ने इस बात को कहा था कि बोले मुख्यमंत्री जी का हमें आदेश है कि कैसी करके हमको जिला पंचायत बनाना है, और आदिवासी क्षेत्र से जो जीत के आए उनकी बहुसंख्या है, जिसके कारण अनुपमा नेताम जी का नाम हम रखा है, ऐसा उनका कहना था। जबकि हमने उसके पहले जब बात रखा था तो हमारा ये कहना था कि 6 जिला पंचायत सदस्य हैं, उनकी कनेक्टिविटी में यदि 2-3 लोग भी बाहर से यदि सपोर्ट में आते हैं तो आप उसका नाम प्रपोज करो। हमने ये नहीं कहा कि नेताम जी का नाम सहयोग सपोर्ट में आप या नेताम जी को आप प्रमोट करें। जब नेताम जी का नाम प्रमोट हो गया तब हम गौरीशंकर जी के पास गए और इस बात को सहज खुले दिल से कहा कि आप नेताम जी का नाम कैसे प्रमोट कर दिया। तो बोले मेरे पे पार्टी का दबाव था, जिस परिस्थिति को मैंने ऊपर अवगत कराया उनने मेरे को इस टाइप का आदेश किया, मैंने उसका पालन किया। तो मैंने कहा भाई यदि सामान्य सीट आएगी तो आप नेताम जी को बोल दिए, आदिवासी आ गई तो नेताम जी को। हमने जब बोला था कि आप 6 लोगों को बिठाल करके एक नाम आप फाइनल करिए, जो भी व्यक्ति 2 लोगों के नाम नपा देगा और इंटरनली उसको वोटें मिल रही है, आप उसका नाम प्रमोट करिए अध्यक्ष के लिए। तो इस बात को लेके उनने बोले हम मिनिस्टर से बात करा देते हैं। सीएम साहब से बात कराने का उनने प्रयास किया और बात कराया भी मुझसे, लेकिन मैंने तो उनको खुला बोला कि आप हमारे विधायक भी हैं, मिनिस्टर भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। हम तो इनके आगे किसी को जानते ही नहीं। आज 35 साल से राजनीति कर रहे हैं, आपने कभी सीएम से बात नहीं करा है। हमने सहर्ष गौरीशंकर जी को बोला। तो इसमें टिकट मांगने का तो विषय ही नहीं पड़ता, प्रतिनिधित्व तो दिखता है। जिला पंचायत में जहाँ तक मैंने सुना था तो भाऊ का जो था अध्यक्ष बनाने का, जो जोड़ तोड़ करके केसर बिसेन की तरफ ज़्यादा झुकाव था। ऐसा नहीं है। कांग्रेस आपस में लड़ी, जिसके कारण उसका विभाजन हुआ। उसके पास 19 मतदाता थे, उनने आपस में लड़ा, जिसके कारण 8 और 11 का उनका गणित बना। यदि हमारे पक्ष से भी कोई जो जनता के बीच अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक दलदल से ऊपर उठ के जो लोग काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति को यदि प्रमोट किए होते तो सहर्ष हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष तो क्यों नहीं आपको प्रमोट किए? तो नहीं किए, उनकी मानसिकता है। इसका सीधा मतलब कि मतलब गौरीशंकर बिसेन जी आपको इस क्षेत्र में, चूंकि आप भी उन्हीं के समाज से आते हैं, तो समाज में दूसरा नेतृत्व वो अपने पीछे नहीं चाहते कि कोई आगे आए। इस बात को आप स्वीकार करते हैं? देखो भाई साहब, हम लोगों ने तो हर समय खुले मन से और ईमानदारी से सपोर्ट किया है। हम में मन में कोई भेद नहीं था। उनके मन में यदि भेद रहा होगा तो उनका पाप हो जाने, हम उनको इस संबंध में कुछ नहीं कहेंगे। उनका दोष हो जाने, यदि वो दोषी हैं, यदि मन से मानते हैं तो होंगे वो दोषी। हमने तो आज तक दोष नहीं लगाया। अच्छा, गौरीशंकर बिसेन जी ने जो कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी, तो आपको क्या परिदृश्य नज़र आ रहा है? क्या गौरीशंकर जी चुनाव लड़ेंगे या उनकी बेटी चुनाव लड़ेगी? अब इस संबंध में तो इसलिए कहना आसान नहीं है क्योंकि अभी 2-3 महीने का जो भाऊ का जो व्यक्तों का जो माध्यम रहा है, जैसे अभी क्षेत्र में सुनने मिला है कि बोध सिंह भगत जी को कटंगी फाइनल हो रहा है, गुड्डा भैया को वाराणसी फाइनल हो रहा है। इसी दिन अभी व्यक्तों में गौरीशंकर जी बोलते थे कि मैं गुड्डा भैया यदि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में आएंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बोध सिंह भगत जी यदि कटंगी लड़ेंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये व्यक्तों तो उनके कुछ भी होते रहते, बड़े नेता हैं, उनका क्या कहना। बातें तो हमारी पकड़ी जाती है, उनकी थोड़ी पकड़ी जाती है। आप जैसे गौरीशंकर बिसेन जी या मौसम बिसेन उनकी बेटी है ना, दोनों में से यदि समझो चुनाव लड़ना है, गौरीशंकर जी लड़ते हैं और यदि गौरीशंकर जी नहीं लड़ते, मौसम बिसेन लड़ती है, तो बेहतर प्रत्याशी आज की परिस्थिति में दोनों में से कौन होगा? गौरीशंकर जी ने काफ़ी लंबे अंतराल से इस क्षेत्र की राजनीति को समझा भी है और हर विषम परिस्थिति में उसका सामना भी किया है।
बालाघाट जिले में उनने जिस ज़मीन पर काम किया है उस ज़मीन पर जाकर काम करने का ओहदा तो आज शायद भाजपा में किसी कार्यकर्ता में नहीं है जहाँ से उनने स्टार्ट किया। मैं इस बात को सहर्ष मानता हूँ, लेकिन जब से उनने चुनाव नहीं लड़ने की बात कहा है तब से अधिकांश जो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का जो पुराना कार्यकर्ता है, काफ़ी लंबे अंतराल से स्ट्रगल करते आ रहा है, जिसका नाम हर चुनाव में उभरते रहा, उसकी मानसिकता रही है कि मेरे को विधानसभा की सीट मिले। उसमें काफ़ी लोग हैं। कैलाश भैया ने तो आज राजनीति को शायद तीसरी कर दिए हैं, टोटल हट ही गए हैं नेटवर्क से। कैलाश भैया को जिस समय टिकट दिए थे उस समय भी हमने अपनी दावेदारी रखा था। बाबूलाल सराठे जी रहे नहीं हो तो आज की स्थिति में वो शांत है अपने घर तो पे। आज की स्थिति में भाजपा में दावेदार कौन कौन है बालाघाट से? गौरी भाव, मौसम बिसेन तो है एक। गौरी भाव की बात करें तो गौरी भाव अपने बाद मौसम दीदी का नाम वो कई बार मंचों के माध्यम से लिए हैं, लेकिन जो जनता की सोच और जनता में जो विश्वसनीयता समझ में आती है उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा ऐसा महसूस होता है। यदि मौसम बिसेन को मिलती है तो? हाँ बिल्कुल। तो उसमें आप टिकट दावेदार में एक मौसम बिसेन है, एक डुलेन ठाकरे हैं, आप जी, मतलब जी। और कौन है यहाँ से टिकट का दावेदार जो मतलब यानी सही में टिकट का दावेदार हो? ऐसे तो मतलब कोई भी जाके अपना आवेदन देता, मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूँ। संयोग कोचर जी का भी नाम चल रहा है, उनने भी अपने आधार से टिकट मांगने का प्रयास किया आपने है। फिर वैसे ही नाम ले दिया जबकि मैं ऐसे नाम नहीं चाह रहा था। मतलब एक्चुअल दावेदार मैं पूछ रहा हूँ, मतलब जिसका मतलब गौरी शंकर जी के बाद यदि वो नहीं लड़ रहे हैं तो सेकंड की दावेदारी में आज अपनी बेटी का जो नाम ले रहे हैं उसमें परिस्थिति, आप तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, आपके बीच जानकारियां आती भी रहती है, वो तो आप ही बता देंगे कि मौसम दीदी की क्या नहीं मौसम बिसेन तो दावेदार एक ठीक है, एक दुल्हन भैया आप दावेदार सेकंड और कौन है दावेदार मतलब और कौन दावेदार है जो सक्षम दावेदार है? जो पार्टी में आना चाहे उसको कौन रोक सकता है? मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कौन दावेदारी कर रहा है, जो ऐसा कोई और व्यक्ति है क्या? मतलब अभी फिलहाल तो मेरे नॉलेज में कुछ नहीं, मतलब कोई नहीं है। कोई नहीं, अभी तीसरा नाम तो कोई आया नहीं। तो आप गौरी शंकर जी बिसेन नहीं लड़ते चुनाव तो मौसम दीदी का नाम है, मेरा है, मैंने अपनी दावेदारी पैनल से तो आपका नाम जो बोला जाता है, जो आज जो यहाँ से पैनल बनी है उसमें आपका नाम नहीं है, ऐसा पता चला। मेरा नाम कैसे जाएगा भैया? तो फिर कैसे टिकट मिल जाएगी? मैंने अपने आधार से अपने संगठन के पास बात रखा है, मैं जिस पार्टी में लंबे टाइम से काम किया उसके प्रतिनिधित्व को अपनी बात अवगत कराया है। जिले की स्थिति करते हैं भाव, यदि कोई बात को रखते हैं तो जिला अध्यक्ष है, यहाँ का मंडल अध्यक्ष है, यहाँ का पूरा संगठन है। भाव यहाँ का जिला संगठन जो है, जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष के पास से भी नाम जाता होगा जी, तो क्या जिला अध्यक्ष आपको समर्थन कर रहे हैं या आपका नाम भेज रहे हैं पैनल में? मतलब जिला अध्यक्ष से भी तो पैनल जाएगा? हाँ जिला अध्यक्ष से जाएगा, मैंने प्रदेश संगठन को अवगत कराया है। आप सीधे मतलब ऊपर से चाह रहे हैं टिकट मिल जाए? बिल्कुल, नीचे यहाँ का जो संगठन है, यहाँ के संगठन में काफी स्थिति गड़बड़ है। ऐसा क्या ऐसा संभव है कि मतलब ऊपर से टिकट मिल जाए? लोकल का सर्वे हो रहा है, पार्टी सर्वे करा रही है बराबर, वो लोग यहाँ इन लोगों के कहे अनुसार तो टिकट होगी नहीं फाइनल, ऊपर से सर्वे हो रहा है, सर्वे के माध्यम से पार्टी एक बार, दो बार, तीन बार जो सर्वे करा रही है उस सर्वे के माध्यम से टिकट फाइनल होगी। तो क्या आप इस उम्मीद में कि आपको मिल सकती है टिकट? बिल्कुल मिल सकती, क्यों नहीं मिल सकती? इतने लंबे टाइम से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, पार्टी इस बात की चिंता करती है, उसका प्रमाण लांजी है। रमेश भटेरे जी संगठन में इतना लंबे टाइम से काम किए, आज हमारे राजकुमार कांवरे जी मेरे साथ जनपद अध्यक्ष रहे, राजकुमार कराए जी आज वो हमारे साथ जनपद अध्यक्ष रहे, आज उनको टिकट मिली। आज बोध सिंह भाऊ लोकसभा का चुनाव लड़े, उनने कोई विज्ञप्ति और कोई मांग नहीं किया, आज उसको पार्टी ने चिंता की और विधानसभा की टिकट फाइनल होने जा रही है उनकी। अच्छा, आपकी राजनीतिक शुरुआत कैसी हुई, कहाँ से हुई? आपने मतलब आप किस किस पद पे रहे राजनीतिक रूप से? राजनीतिक पद पे, निर्वाचित पद पे तो मैं वार्ड का पंच रहा, उप सरपंच रहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 10 साल में सरपंच भी रहा, सरपंच का जिला सरपंच संघ अध्यक्ष रहा। जनपद में मैं दूसरे क्षेत्र से जनपद सदस्य का चुनाव लड़के मैं जनपद अध्यक्ष बना, पूर्ण बहुमत में जनपद 25 में 19 लोगों ने मुझे मतदान किया था, 19 लोगों के साथ मैं जनपद का प्रभार संभाला और सहर्ष पूरे सभी लोग जो निर्वाचित होकर आए सबका सम्मान किया। उसके बाद मैं अभी जिला सरपंच का जिला सदस्य का चुनाव लड़के वार्ड क्रमांक 21 से, जहाँ से रेखा बिसेन जी चुनाव लड़ती थी,
उसी बेल्ट से मैं 21,000 मत प्राप्त करके 7,000 मतों से मैं जीत हासिल की और अभी सभापति। भारतीय जनता पार्टी में मैं किसान मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भी रहा, किसान मोर्चा मंडल का भी अध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का। उस समय लालबरा एक मंडल हुआ करता था, अभी वो 2 मंडल में विभाजित हो गया है। फिर मैं जिला किसान मोर्चा का भी अध्यक्ष रहा। ये रहा प्रतिनिधित्व का। और समाज में मैं पवार समाज से हूँ, पवार समाज का संरक्षक हूँ। जब जब पवार समाज में विकृतियाँ आती है जाकर उन लोगों के बीच समझौते कराते हैं, बैठक कराते हैं। दूसरे जो समाज में जब भी हमारा क्षेत्र तो आदिवासी बाहुल्य है, इस बीच हम उन लोगों के बीच काम करते हैं और सभी लोगों को एक राष्ट्र की भावनाओं की दिशाओं से जोड़ते हुए उनको आर्थिक विकास में हम लोग हर समय प्रयासरत रहे हैं। रमरमा में मैंने अभी कोरोना काल के पहले करीब 3 वर्ष हो गया मैं वहाँ का अध्यक्ष हूँ, ट्रस्ट समिति का अध्यक्ष हूँ। वहाँ पर भी वो पूरा जो रमरमा है आदिवासी बाहुल्य है, उन लोगों के बीच काम कर रहे हैं। वहाँ जो अशिक्षित बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए वहाँ से जो सुशिक्षित महिला है उनको रख के उन लोगों को शिक्षा प्रदान कराते हैं और रमरमा को पर्यटक स्थल बनाकर उसको अनेक लोग वहाँ आकर दर्शन लाभ लेते हैं। शिव जी का स्थान। दूसरा सामाजिक क्षेत्र में तो भूमिका रही शुरू से। अच्छा ये बताइए, जैसे ये तो हो गई अपन भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में जो बालाघाट विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं जी उनमें जैसे अनुभा मुंजारे जी अभी कांग्रेस प्रवेश करी हैं और संभावना तो यही कि लगभग उनकी टिकट लगभग तय है जी। और किंतु अन्य दावेदार और हैं जैसे सम्राट सरस्वार है, मधु शर्मा जी हैं। जी। तो इनमें से आप भाजपा को जो चुनौती दे सके, भाजपा प्रत्याशी को, चाहे कोई भी भाजपा प्रत्याशी हो, तो आप किसको कौन ज़्यादा चुनौती दे सकता है? कांग्रेस में काफी लंबे अंतराल से मधु शर्मा जी भी काम कर रहे हैं। सम्राट सरस्वार का जो विषय आता है, अभी कुछ ही दिन से राजनीति में आए, जिला पंचायत जीतकर वो जिला अध्यक्ष बन गए हैं। उनके पापा शायद 8-10 साल यहाँ विधायक भी रहे, सरस्वार जी। उनकी भी भूमिका काफी अच्छी रही है, क्षेत्र में अच्छा स्थान है। अभी सुनने मिल रहा है कि अनुभा जी को भी कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया गया है और सदस्यता भी दिला दी है कमलनाथ जी ने। लेकिन थोपा हुआ कार्यकर्ता चलता नहीं क्षेत्र में। जो लोग पूर्व से काम करते हैं वो नहीं चाहते कि कोई कार्यकर्ता आकर हमारे ऊपर स्थापित हो। पूर्व से, जैसे अभी पिछली बार अनुराग चतुर्मोहता जी ने भी काफी स्ट्रगल करके चुनाव लड़े थे, 17,000 वोट ले लिया था। वहाँ भगत जी को लाके सेटलमेंट की राजनीति रही है, कांग्रेस का पतन इसीलिए हुआ। तो आज स्थिति है कि मधु शर्मा जी है, अशोक सरस्वार जी है, सम्राट सरस्वार जी है, अनुभा मुंजारे जी है, चतुर्मोहता जी है। तो इन लोगों में जो यदि अपन चिंता करें तो सरस्वार जी काफी वजनदार। जब से अनुभा जी का नाम आया है तो जो राजनीतिक हलकों में चर्चा है जी। तो क्या गौरी भाव को घबराहट है कुछ अनुभा जी से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी संगठन की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की राजनीति करती है और फर्श से हर्ष तक उसके कार्यकर्ता हैं। इसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। अब प्रतिनिधित्व पे डिपेंड करता है कि वो कितने लोगों को संगठित करके संतुष्ट कर लें और परिस्थिति के अनुसार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अच्छा ये बताइए, गौरीशंकर बिसेन जी लगभग 30-35 वर्षों से सत्ता में है, लगातार सत्ता में भी है, मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे। क्या उन्होंने बालाघाट जिला या बालाघाट विधानसभा क्षेत्र या बालाघाट के लिए ऐसा कुछ उल्लेखनीय कार्य किया है जो दिखाई दे कि बालाघाट के विकास में उनकी अहम भूमिका रही है, या उन्होंने बालाघाट के विकास के लिए कुछ गंभीरता से सोचा है, कार्य किया हो? ऐसा कोई, मतलब मेरे को 3 काम बता दीजिए, कोई बड़े काम हुए हो तो, यदि हुए हैं तो।
बालाघाट जिले में गौरीशंकर जी के प्रतिनिधित्व में रोडों का विकास हुआ है। सिंचाई के क्षेत्र में एक मिनट, मैं रोडों पे ही आ जाता हूँ। अभी रोडें बनी है बालाघाट शहर में और आसपास। जी, किस तरह की रोडें बनी है दुनिया जान रही है और काफ़ी कुछ मीडिया में छप भी रहा है, जी, जो नगर पालिका के माध्यम से भी हुआ है, दूसरे मदों से भी हुआ है। जी, तो इसलिए रोडें, मेरा मानना है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र पूर्व से ही काफ़ी विकसित रहा है, मतलब रोडों के माध्यम रोडों के मामले में। जब कांग्रेस का शासन था, नंदकिशोर शर्मा जी का भी शासन था, जी, तब भी मतलब बालाघाट विधानसभा क्षेत्र काफ़ी अच्छी स्थिति में था। जी, ये रोडें तो मतलब एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए फंड आता है, सेंट्रल से भी आता है, स्टेट से भी आता है। जी, ये ये मतलब इसको एक तो निरंतर ये चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा मैं बोलूँ बालाघाट में जैसे बालाघाट की समस्याएं बता दीजिए चलो आप, कि बालाघाट में जैसे यदि आप समझो विधायक बनते हैं, यदि आपको टिकट प्रत्याशी बनाती है पार्टी, जी। तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाना चाहेंगे, कि मतलब बालाघाट के डेवलपमेंट के लिए कौन से मुद्दे हैं जो बालाघाट में होना चाहिए? आज हम सिंचाई के क्षेत्र में कहेंगे, सिंचाई के क्षेत्र में बालाघाट वर्षों से, दशकों से प्रदेश में नंबर 1 है। भी पूर्वकालिक जो व्यवस्था है सिंचाई के क्षेत्र में, मैं सहर्ष मानता हूं कि सिंचाई के साधन उपलब्ध है, लेकिन उन व्यवस्थाओं को हर समय यदि सुदृढ़ता नहीं दी जाएगी तो सिंचाई कैसे हो पाएगी। हमने एक व्यवस्था, जैसे आज हमारे यहाँ ढूटी बांध है, मैं मानता हूं उसका भराव क्षेत्र खत्म हो चुका है, पूरा फिलिंग हो गया, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है, जबकि वो आवश्यक है। कृषि के क्षेत्र में कृषि को पूर्ण रूपेण विद्युत सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जाए तो शासन की योजनाओं की आवश्यकता नहीं है। जिस टाइप से शासन की योजनाएं दी जा रही है उसमें सबसे बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ रबी और खरीफ की दोनों फसलें समान स्तर पर हो सकती, लेकिन उसके लिए पर्याप्त साधन नहीं। जिन साधनों की आवश्यकताओं की बात करें, केनाल है, अभी आपने बोला, लेकिन केनालों को जो सुदृढ़ीकरण होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो क्यों नहीं हो रहा? उस पर कुछ कमियां रही हैं, अर्थ का अभाव रहा होगा जिसके कारण नहीं हो पाया। शासन के पास तो अर्थ का तो अभाव ही नहीं, फ्री रेवड़ी बहुत बट रही है, काहे का अर्थ का अभाव है? नहीं, रेवड़ी तो बट रही, लेकिन उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ मेरे आधार से। और क्या होना है मतलब? ये कृषि का क्षेत्र हुआ। हम्म, आज इस दशक से आज शासन प्रयास कर रही है कि कृषि में और डेवलपमेंट आए, उद्योग धंधे आए, लोग सेल्फ अपने खुद के व्यापार स्थापित करें, तो उसमें खेतों तक विद्युत का जब तक विस्तार नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। खेतों तक विद्युत पहुंचना बहुत आवश्यक, जो हमारी मांग है। सेकंड है, विद्युत विस्तार में और काम की आवश्यकता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव में जो मकान बने हैं, नए नए टोले मंजरे बसाए गए, प्रधानमंत्री आवास जैसे बने, एक एक गांव में करीब करीब 300 आवास बने। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किए, केंद्र के माध्यम से पैसा आया और उससे जो गांव में मकान बने हैं उसमें विद्युत की सख्त आवश्यकता, विद्युत विस्तार की सख्त आवश्यकता, उस पर भी पहल होनी चाहिए। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का हूँ। कुछ कमियां तो रही हैं, जब काम करते हैं तो कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। जो चीज़ मैं महसूस कर रहा हूँ, पूर्व में जैसे कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, उच्च स्तर का नेतृत्व बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन जब लंबे अंतराल तक राजनीति करने के बाद जो निचले स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति है उसमें अहम पैदा होने लगता है। वही आज भारतीय जनता पार्टी में दिखने लगा। एक समय हुआ करता था कि हम गांव में जब बैठक करते थे भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का जो व्यक्ति गांव में निवास करता है उसकी एक एक बात सुनी जाती थी, और जब उसकी बात सुनी जाती थी वो एक समस्या के रूप में सामने आती थी, और जब अनेकों लोगों से वही वही बात आती थी तो उस पर समाधान होता था। आज वो बात की अनसुनी हो रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा का मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, उसमें थोड़ी सी अशांति है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने के आसार। कहने के लिए बहुत सारी विषय है, लेकिन उन विषयों पे बात करने का विषय नहीं बनता,
जब टिकट मिलेगी, हमको नेतृत्व मिलेगा, हम बराबर उस क्षेत्र में काम करेंगे। हमारा तो उद्देश्य है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो, जैसे हमारी पार्टी की नीतियां हैं, हम उसी क्षेत्र में काम करने के लिए प्रयासरत हैं और करते हैं। तो चलिए, हमारा बहुत शुभकामनाएं, मेरी भी बहुत शुभकामनाएं कि आपकी जो मंशा है कि आपको भाजपा अपना प्रत्याशी बनाए। तो बिल्कुल बदलाव की राजनीति होना चाहिए, क्योंकि बदलने से नए लोग आते हैं, नई सोच होती है, तो क्षेत्र के डेवलपमेंट में भी उसका प्रभाव पड़ता है। और आपने काफ़ी संघर्ष किया है इस लालबरा क्षेत्र में, और आप यहाँ के अच्छे किसान भी हैं, बड़े किसान हैं, उद्योगपति भी हैं और समाज सेवी भी हैं, और पार्टी में भी आपका प्रभुत्व है, समाज में भी आपका प्रभुत्व है। तो और आप निरंतर सामाजिक कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छा है, और आपको पार्टी में भी मतलब आपका एक नाम है। मेरी तो शुभकामनाएं है आपको, आपके जो कार्य हैं उनको देखते हुए पार्टी में आपका ज़रूर नाम चलना चाहिए। इसी आशा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी आप दुलेन ठाकरे जी मुन्ना भैया से चर्चा के अंश सुन रहे थे, और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी अभी आने वाले विधानसभा क्षेत्र के लिए जो दावेदार होंगे, प्रत्याशी होंगे, उनसे इसी तरह चर्चा करके उनकी भावनाओं को आपके समक्ष रखेंगे, ताकि आपको भी अपने प्रत्याशी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल हो सके जो संभावित प्रत्याशी हों। इसी के साथ मैं उमेश बागरेचा, पद्मेश 24/7